Good morning, all students. आज हम स्टार्ट करते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स की जो हमने स्टडी की, उनके डिजाइन कैसी होती है, शेप कैसे होते हैं, इनकी स्टडी करेंगे। अब शेप ऑफ ऑर्बिटल में ऑर्बिटल हमने कितने टाइप के स्टडी किए। ऑर्बिटल्स एक्चुअली सब सेल के इनसाइड है, तो एस पी डी, और इन तीनों की जो डिजाइन है, तीनों के जो शेप है हमारे सिलेबस में, तो इनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम एस ऑफ सेल का शेप स्टडी करेंगे। सेंटर पार्ट, एटम का सेंटर पार्ट क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के सराउंडिंग स्पेस में इस ऑर्बिटल को डिजाइन करते हैं। मींस इस तरह, यहां से जब आप इसको डिजाइन करेंगे फर्स्ट ऑर्बिट को, तो ये क्लोजली पैक्ड होगा न्यूक्लियस से, इस तरह। ये इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ है, मींस ऑर्बिट से। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, 1, 2। अब यहां से सेकंड ऑर्बिट स्टार्ट होगा। तो सेकंड ऑर्बिट को जब आप डिजाइन करेंगे, तो फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में गैप होगा, डिस्टेंस होगी, इस तरह। ये सेकंड एस, इस तरह। अब यहां ये समझें कि ये वाला ऑर्बिट कौन सा है? 1s। और ये येलो कलर से जो डिजाइन किया, ये क्या है? 2s। 2s के बाद क्या होगा? 2s के बाद होगा 3s। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो तह आपसी रिपल्सन के कारण ऑर्बिट के बीच में गैप होगा। ये कौन सा? 3s। इस तरह एस जो ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल सिमेट्रिकल है। एस ऑर्बिटल का शेप क्या है? स्फेरिकल सिमेट्रिक। मींस न्यूक्लियस के सराउंडिंग स्पेस में उसकी पोजीशन, और इस तरह राउंड शेप में। अब यहां पर फर्स्ट जो ऑर्बिट है वो न्यूक्लियस से क्लोजली पैक्ड होता है। मींस न्यूक्लियस और फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में कोई गैप नहीं होगा। मींस किसी भी टाइप की कोई डिस्टेंस नहीं होगी। मींस जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होंगे तो न्यूक्लियस से क्लोजली पैक्ड रिवॉल्व होंगे। इसका मतलब 1s और 2s के बीच में क्या होगा? गैप। ये मैं लाइन से इस तरह, ये जो ये, इसको हम बोलते हैं नोड एंड नोडल। ये पोर्शन क्या होगा? नोड। अब ये इसको नोड क्यों नाम दिया? इसका नाम नोड इसलिए है कि नोड की डेफिनेशन फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, 1s 2s, इन दोनों के बीच में जो गैप है, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 है, उसको हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? नोड। यहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? 0 बिटवीन 2 ऑर्बिट्स, बिटवीन 2s ऑर्बिट्स। अब ये सभी की स्टोरी रहेगी, सभी ऑर्बिटल के बीच में गैप होगा। तो यहां पर अभी हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं जो 1s और 2s के बीच। 1s यहां s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2s यहां सेकंड ऑर्बिट s के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होंगे, 3s इसमें थर्ड सेल 3s के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होंगे। तो इनके बीच में रिपल्सन के कारण जो गैप है, वो पोर्शन का नेम होता है नोड। अब नोड की डेफिनेशन क्या है? इन बिटवीन 2s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो, उसको हम बोलते हैं नोड।
और ये पूरा ऐसे राउंड, इसको बोलते हैं हम नोडल सरफेस। किस नाम से बोलेंगे इसको? नोडल सरफेस, ये पूरा टोटल। और जहां दो ऑर्बिटल एस के बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो, वो पोर्शन नोड के नाम से फेमस होता है। तो नोडल सरफेस का फार्मूला क्या बनेगा? देखिए, फर्स्ट ऑर्बिट क्लोजली पैक्ड होता है न्यूक्लियस से, मींस फर्स्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच में कोई नोडल सरफेस नहीं है। अब फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में एक नोडल सरफेस मिलेगी, सेकंड और थर्ड के बीच में फिर एक नोडल सरफेस मिलेगी। तो नोडल सरफेस को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है? n-1। जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट होंगे उसमें से एक माइनस करिए, टोटल नंबर ऑफ नोडल सरफेस कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे n = 4, फोर्थ ऑर्बिट है, नोडल सरफेस के नंबर कैलकुलेट करिए, तो n-3 = 3 नोडल सरफेस होंगे। क्यों? फर्स्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच में कोई नोडल सरफेस प्रेजेंट नहीं होता। तो ये एस ऑर्बिटल का शेप है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप, और स्फेरिकल के साथ क्या लगा हुआ है? सिमेट्रिकल स्फेरिकल। ये नोड की डेफिनेशन है और ये इसके अंदर नोडल सरफेस की डेफिनेशन। अब आता है, इसको आप इस तरह की आपको जो स्टडी पैकेज दिया है ये देख लीजिए, इसके अंदर इसके सब डिजाइन बनी हुई है, ये सारी चीजें लिखी हुई है, वहां से आप इसके स्टडी कर सकते हैं, या जिनको अभी टाइम है वो नोट कर सकते हैं। तो आप इसमें से सारी चीजें नोट करिए। और चलिए नेक्स्ट, अब हम एस ऑर्बिटल के बाद शेप ऑफ पी ऑर्बिटल की स्टडी करेंगे। और पी ऑर्बिटल का जो शेप है बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके बाद डी ऑर्बिटल में आएंगे, और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो यहां ध्यान से समझिए, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स अपनी फेयर नोटबुक में भी लिखिए, हेडिंग शेप ऑफ ऑर्बिटल। अब हम कौन से ऑर्बिटल की स्टडी करेंगे? पी ऑर्बिटल। और पी ऑर्बिटल 3 टाइप के होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड, लेकिन यहां उनके शेप को डिजाइन करेंगे। तो पी ऑर्बिटल, इनका जो शेप है डंबल शेप है। डंबल शेप क्या होता है समझिए, और तीनों ऑर्बिटल के डायग्राम बना के मैं समझा। ये सेंटर पार्ट एटम का न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस तो सेंटर में होगा। अब हम पी ऑर्बिटल को डिजाइन कर रहे हैं, तो पी ऑर्बिटल कितने होंगे? 3। इस तरह हम डिजाइन करते हैं। अब यहां समस्या ये कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसा बोलते हैं हम? पी एक्स, पी वाई, पी जेड, लेकिन मैथमेटिकली एक्सिस जो होती है वो इस तरह होती है। यहां डिजाइन समझा था। अगर इसको एक्स कंसीडर करोगे तो इस एक्सिस को क्या कंसीडर करना पड़ेगा आपको? वाई, मीन्स एक्स वाई परपेंडिकुलर। और जेड कहाँ है? जेड एक्सिस यहां एक्स और वाई के 45 के एंगल पर होगी या होती है। ठीक है। अब सपोज हम ये कंसीडर करें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ऑर्बिटल 3 है, एक का नाम है पी एक्स, एक का नाम है पी वाई, एक का नाम है पी जेड। तो हम एक्स को पहले बनाएंगे, फिर जेड को बनाएंगे, और फिर लास्ट में वाई को बनाएंगे। क्यों? कि लाइन से कौन आता है? पहले एक्स आती है, एक्स के बाद कौन आएगी? जेड, फिर कौन आएगा? वाई। और इन जनरली हम क्या बोलते हैं सीक्वेंस में? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। लेकिन पी जेड ऑर्बिटल सेंटर में होता है। किस तरह होगा समझिए। ये कौन सी एक्सिस? एक्स,
और ये कौन सी एक्सिस, वाई। अब ऑर्बिटल की जो नेमिंग है, ऑर्बिटल्स की पहले डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लीजिए। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिट्स का मीनिंग सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट orbital is the space around the nucleus in which maximum finding probability of electron। ये एक इमेजिनरी स्पेस है जहां आपको इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होगी, उस स्पेस का नाम ऑर्बिटल। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑर्बिटल, ना होगा तो स्पेस। इस तरह हम ऑर्बिटल की डेफिनेशन समझते हैं या लिखते हैं कि ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अराउंड स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी हो, वो ऑर्बिटल के नेम से फेमस होगा। तो ये ऑर्बिटल को हम डिजाइन कर रहे हैं पी ऑर्बिटल, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब ऑर्बिटल का नाम क्या रखें? पी एक्स। अब पी एक्स नाम क्यों रखा? क्यों कि यहां पर एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, इसलिए इसका नाम रखेंगे। और डंबल शेप होगा तो ऐसा होता है डंबल। ये कौन सा ऑर्बिटल है? पी एक्स। और डंबल शेप में कितने लोब होते हैं? 2। एक डंबल में कितने लोब होंगे? 2, एक इधर एक इधर। इनमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। हो सकता है एक यहां हो एक यहां हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन वाइब्रेशन करता है सर्कुलेशन में, अपनी एक्सिस पर भी रिवॉल्व होता है, तो उसका एक स्पेस होगा जिसमें वो मूव कर सके। तो इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कहाँ है? एक्स एक्सिस पर, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इतने स्पेस में कहीं इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इट मींस जब इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम डेंसिटी एक्स एक्सिस पर होगी तो उस ऑर्बिटल का नाम क्या रखेंगे? पी एक्स। क्लियर? ये पी एक्स ऑर्बिटल। अब इसमें नोडल प्लेन होते हैं। नोड होगा, नोड से फिर नोडल प्लेन बनेंगे। नोड का मतलब अभी समझाया आपको। नोड का मतलब होता है 2 ऑर्बिटल के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो। जैसे आप इस समझेंगे कि 2p6, अब 1s2 होता है केवल, 1p6 तो होता ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। 2p6 के बाद कौन आएगा? 3p6। तो 2p6 और 3p6 के बीच में जो गैप है उसको हम नोड बोलते हैं, और फिर उससे क्या बन जाता है? नोडल प्लेन। अब जैसे इसके लिए आप बोलेंगे कि 2p6 में कितने नोडल प्लेन या कितने नोड, तो 2p6 में तो नोड 0 होगा, क्योंकि इससे बाद ये आएगा, तो इन दोनों के बीच में एक नोड। 4p6, अब इन तीनों ऑर्बिटल के बीच में 2 नोड है, एक ये और एक ये, तो इसको बोलते हैं नोड। लेकिन नोडल प्लेन क्या है? नोडल प्लेन का मतलब है जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0, तो उसको बोलते हैं हम नोडल प्लेन। नोड और नोडल प्लेन दोनों अलग अलग है। नोडल प्लेन की वैल्यू होती है एल के इक्वल पी ऑर्बिटल के केस में। तो एल इक्वल टू पी ऑर्बिटल के लिए 1, इसका नोडल प्लेन 1 होगा। कैसे होगा ये देखिए। अब न्यूक्लियस और एटम 3D ज्योमेट्री में, तो यहां पर जब न्यूक्लियस है और ये है, तो इसका एक प्लेन बनेगा जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होगी। और कौन सा नोडल प्लेन इसका होगा? यहां कौन सी एक्सिस है? इसको हम जेड कंसीडर करें, तो पी एक्स के रेस्पेक्ट में वाई और जेड एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, तो इसका नोडल प्लेन 1 होगा। लेकिन नाम क्या होगा इसके? नोडल प्लेन पी एक्स ऑर्बिटल के नोडल प्लेन का नाम क्या होगा? वाई जेड। क्यों कि वाई जेड एक्सिस पर पी एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, तो ये बन गया इसका नोडल प्लेन। सेकंड, अब हम
यहां पर जो लिखेंगे उसको ध्यान से समझिए, और इसी के कारण कभी कभी हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में कंफ्यूज होते हैं तो आज यहाँ क्लियर करते हैं कि m की वैल्यू कैसे फाइंड करें। ये एक्सिस, यहाँ कौन सी एक्सिस होगी, z, यहाँ कौन सी है x, ये y। अब हम यहां जैसा देखें, हमने जो डायग्राम बनाया x y z, z एक्सिस हमेशा सेंटर में होती है, इसीलिए हम z ऑर्बिटल को बीच में बना रहे हैं। तो देखिए ये z ऑर्बिटल, ये z एक्सिस है। अब इसका नाम क्या रखें, कौन सी एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है, z एक्सिस पे, इसलिए इसका नाम pz। और pz ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ये याद रखिए, अगर पर्टिकुलर ऑर्बिटल pz के लिए आपको m की वैल्यू डिसाइड करना है तो आंख बंद करके लिखिए m इक्वल टू 0, क्योंकि pz सेंटर में होता है। तो फिर इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी m की वैल्यू यहां लिखी है। अब x और y, मैं इसको भी x कंसीडर कर सकता हूं और इसको y कंसीडर कर सकता हूं, एक्सिस को बदल सकता हूं। क्यों, अरे ये और ये सिमेट्रिक है, y के प्लेस पे x को लिख दीजिए, x के प्लेस पे y लिखिए, मीन्स z कांस्टेंट रहेगी, z को आप चेंज नहीं कर सकते, और z चेंज भी करेंगे तो दोनों के बीच में आएगी हमेशा 45 के एंगल पर। तो यहां समझिए, अगर आपसे पर्टिकुलर px ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की m की वैल्यू उसने क्वेश्चन किया तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ±1। क्यों, ये अब मैथमेटिक्स की एक्सिस पर आ जाइए, इसको हम +1 कंसीडर करें तो इसको क्या करोगे 0, और इसको -1, या ऐसा करो इसको +1 तो ये 0 और ये -1, मीन्स आप किसी भी डायरेक्शन से मूव करें z की वैल्यू हमेशा m के लिए 0, क्योंकि वो सेंटर में आएगा। लेकिन px के लिए आप जब इधर से स्टार्ट होते हैं +1 0 -1, तो इस x की वैल्यू क्या आई -1 m की, और इधर से स्टार्ट हुए तो +1 0 -1, इट मीन्स m की वैल्यू px ऑर्बिटल के लिए +1 भी पॉसिबल है, -1 भी पॉसिबल है। अगर वो पर्टिकुलर आपसे पूछे m की वैल्यू क्या है तो आपको ऐसे आंसर देना है, प्लस या माइनस आंसर लिखकर आंसर नहीं देना। क्लियर, आगे चलिए। तीसरा ऑर्बिटल, अब ये x एक्सिस थी, हम कंसीडर वही करेंगे, z को बीच में क्या कंसीडर कर चुके हैं, ये x ये y और सेंटर में कौन है z। ये ऑर्बिटल px, वो सेंटर वाला pz, अब आएगा py, ये py ऑर्बिटल। इसका नाम py क्यों रखा, क्यों कि y एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉसिबिलिटी है हायर, जहां हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसी ऑर्बिटल का वो नाम होगा। y एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में भी पॉसिबल हायर है, इसलिए इसका नाम py। अब बताओ इसके रेस्पेक्ट में कौन से एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, x एंड z। तो ये इसका नोडल प्लेन बन गया। नोडल प्लेन का मतलब ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो तो py ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में x और z इसका नोडल प्लेन होगा। अब इसका नोडल प्लेन देखें, z एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है तो x और y इसका नोडल प्लेन। ठीक है, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। लिखिए इसको, बोर्ड पर से
सारे कंसेप्ट ऑर्बिटल शेप, पी ऑर्बिटल के शेप को तीनों को आप नोट करिए। नोट करने के बाद इसमें नोडल प्लेन की डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, वो नोडल प्लेन, और नोडल प्लेन एल की वैल्यू के इक्वल होते हैं। नोडल प्लेन एल की वैल्यू के इक्वल होते हैं और सबका सिंगल ही नोडल प्लेन होगा। जैसे पी एक्स के लिए वाई जेड नोडल प्लेन हो जाएगा, पी जेड के लिए एक्स वाई नोडल प्लेन बन जाएगा, पी वाई के लिए एक्स जेड नोडल प्लेन बन जाएगा। नोट करिए इसको, तीनों ऑर्बिटल के डायग्राम को। ये तीन पी ऑर्बिटल डंबल शेप जो होते हैं उनके डायग्राम है। और m की वैल्यू पी एक्स के लिए +1 -1 पॉसिबल है, एक्सचेंज होते रहेंगे पोजीशन। पी वाई की भी m की वैल्यू +-1, बट पी जेड के लिए m की वैल्यू 0 होगी। वो हमेशा सेंटर में रहता है और सेंटर एक्सिस चेंज नहीं होती। नोट करिए फास्ट। कुछ बच्चे कुछ लिख रहे हैं, जरा चेक करता मैं क्या है। ये जितने भी लेक्चर बेटा केमिस्ट्री के मॉर्निंग शिफ्ट में होते हैं, ये सभी लेक्चर YouTube पर लोड है। उसकी आप साइट खोलोगे, लिंक मेरे नाम से है RADHARAMANSHARMA। मैडम आपको लिंक सेंड कर देंगे, तो उस पर आप खोल करके रिवीजन या फिर से उसको देख सकते हैं। बेटा वेटिंग में तो कोई नहीं है अभी, मैंने सबको एडमिट कर लिया है। सभी m की वैल्यू फिर से समझाते हैं, ठीक है। अभी तो लिंक सेंड नहीं करूंगा बेटा, मेरी क्लास खत्म हो जाए फिर लिंक सेंड करना है, ठीक है। उस पर बहुत सारे वीडियो हैं, आप अपने काम का वीडियो देखिए। जो मॉर्निंग शिफ्ट में हम स्टडी करते हैं वो लोड कर देते हैं यूट्यूब पर। वेटिंग रूम में तो कोई नहीं है बेटा मेरे पास, वेटिंग रूम में तो सब एडमिट कर दिया। चलिए अब देखिए m की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करते हैं। आपको 4 क्वांटम नंबर हमने स्टडी की थी। पहली क्वांटम नंबर n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट को डिजाइन करते हैं। n = 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन।
इस तरह, सिंपल है। सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर थी जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते थे और उसकी 4 वैल्यू थी, यहां लिखता वैल्यू ऑफ एल, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर की 4, एस फॉर 0, पी फॉर 1, डी फॉर 2, एफ फॉर 3 सभी फिक्स वैल्यू थी। अब इनसे एम का रिलेशन था, अगर इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में है यहां पर, तो एम की वैल्यू क्या लिखते थे हम 0, यह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को कहा हमें मुलाकात हो इलेक्ट्रॉन से हमारी एस सब सेल में, हमें कहीं भी फर्स्ट एस में मिले, चाहे 2s में मिले, चाहे 3s में मिले, चाहे 4s में मिले, कहीं भी इलेक्ट्रॉन हमें मिले तो उसके लिए एम की वैल्यू हमको क्या डिसाइड करना है 0, क्योंकि एस ऑर्बिटल सिंगल होता है और उसकी हमने कंसीडर की है 0 वैल्यू। अब इलेक्ट्रॉन आपको पी सब सेल में मिला तो उसमें तो 3 ऑर्बिटल है, तो फिर एम की वैल्यू 3 होगी। किस तरह, ये ऑर्बिटल 1 2 3, ये पी ऑर्बिटल है सपोज, तो इनके 3 नाम रखना पड़ेंगे ना, तभी तो एम की वैल्यू डिसाइड होगी। एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड डिसाइडेड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, मींस वो इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन शो करता है कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में कहां बैठा है। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहां है तो एम की वैल्यू क्या लिखोगे 0, सेंटर एक्सिस 0 होती है। इधर क्या लिख लोगे -1, इधर क्या लिख लोगे +1, यहां इलेक्ट्रॉन है तो -1, यहां इलेक्ट्रॉन है तो +1। इस तरह हम उसको एम की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अब यहां आते हैं, इस बात को थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि यहां तो हम -1 0 +1 लिखते हैं और यहां कुछ और लिख रहे हैं, तो एक्चुअल पोजीशन ये है, ये px, कौन सा ऑर्बिटल है ये px, क्योंकि एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है। पी ऑर्बिटल का फिर से शेप समझ लीजिए, पी ऑर्बिटल का शेप डंबल शेप होता है, जैसे हम पीटी करते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं वो डंबल, जिम के अंदर जाते हैं उस तरह के डंबल्स। डंबल्स में 2 लोब होते हैं, एक ये और एक ये, हम यहाँ से इसको सेंटर से कैच करके एक्सरसाइज करते हैं उस तरह के डंबल। एक डंबल शेप मींस पी ऑर्बिटल डंबल शेप है और एक डंबल में 2 लोब होते हैं, ये और ये। अब यहां पर हमने px को डिजाइन किया तो कैसे नाम रखा px, उसने इमेजिन किया कि एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर हो तो उसका नाम क्या रखोगे, तो उसका नाम रखना पड़ेगा px। और कौन से एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है px के रेस्पेक्ट में, y और z, तो ये इसका नोडल प्लेन बन जाता है और नोडल प्लेन का नंबर होता है l की वैल्यू के इक्वल L1, मींस 1 नोडल प्लेन आपको मिलेगा। अब ये सेंटर में क्यों बनाया है, जैसा मैंने मैथमेटिकली आपको समझाया, x और y परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट z एट 45 एंगल, z एक्सिस हमेशा 45 के एंगल पर होती है, तो z बीच में आएगा। x के बाद क्या आएगा, अच्छा आप खुद देख करके बताओ, x के बाद कौन आएगा, x के बाद y आएगा क्या, नहीं, x के बाद z एक्सिस आएगा। और दूसरी समस्या ये, y के बाद बताओ क्या था, y के बाद फिर z आएगा, तो z एक्सिस x और y के 45 एंगल पर है, तो मैंने सेंटर में कौन सा ऑर्बिटल p ऑर्बिटल को डिजाइन किया pz, ये pz है। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में भी पॉसिबल एट z एक्सिस, तो उस ऑर्बिटल का नाम रखते हैं pz और उसके लिए m की वैल्यू फिक्स है, आप कभी नहीं बदल सकते, m = 0, ये कभी चेंज नहीं होगी। क्लियर, क्योंकि ये हमेशा ही सेंटर में रहेगा। अब इस पर आते हैं, ये पी वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है तो उस पी ऑर्बिटल का नाम क्या रखेंगे पी वाई, और इसका नोडल प्लेन क्या होगा एक्स जेड, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में वो उसका नोडल प्लेन, इसका नोडल प्लेन क्या होगा ये दोनों एक्सिस एक्स वाई। तो नोडल प्लेन के बारे में क्लियर हुआ। अब देखिए ये स्टोरी यहां से फिर से एक बार और कोशिश करता मैं समझाने की कि ये एम की वैल्यू इसकी 2 कैसे हो गई। जैसे आपकी ये फिंगर है 3, ध्यान से समझना, ये पी एक्स, ये सेंटर की पी जेड और ये पी वाई। क्लियर, ध्यान से रखना जब मैजिक होगा
ये पी एक्स, ये पी जेड, ये पी वाई। बताइए ये क्या है? अरे ये पहले इस साइड थी और इधर से रिप्लेसमेंट इधर हुआ। इसका रिप्लेसमेंट हुआ क्या सेंटर वाली का? नहीं, सेंटर वाली तो पहले भी सेंटर में थी, अभी भी सेंटर में। मींस यही पी जेड है और ये कभी चेंज नहीं होती। कौन चेंज होते हैं आपस में? एक्स वाई। अभी देखिए ये पहले एक्स था, अब वाई बन चुका है। ये वाई था, ये एक्स बन। फिर से देखिए ये एक्स जेड वाई, ये एक्स है, ये एक्स इधर आ गया। मींस समझाने का मतलब ये है कि एक्स और वाई वाला जो ऑर्बिटल है वो अपनी एक्सिस को चेंज करते रहते हैं, इसलिए एम की वैल्यू चेंज होती रहेगी। हम इसको भी एक्स कंसीडर कर सकते हैं, इसको वाई कंसीडर करेंगे और इसको जेड, और एक्स और वाई एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं। तो एम की वैल्यू एक्स के लिए क्या पॉसिबल है? अगर उसने बोला कि मेरे को तो पी एक्स के लिए एम की वैल्यू बताओ, तो आपको लिखना पड़ेगा एम इक्वल टू प्लस माइनस वन। प्लस वन भी हो सकती है, माइनस वन भी हो सकती है, वो यहां भी हो सकता है, यहां भी। आप इसको एक्स कंसीडर कर सकते हैं। मैं बोलता नहीं ये एक्स नहीं ये वाई है, तो फिर आपको एक्स क्या कंसीडर करना पड़ेगी? ये कंसीडर करना। मैंने बोला नहीं ये वाई है, तो आप एक्स इसको कंसीडर करो। मीन्स एक बात आपकी रहेगी तो एक मेरी रहेगी। ऐसा नहीं ये एक्स है तो ये भी एक्स है, अरे ये एक्स है तो ये वाई है, अगर ये एक्स है तो ये वाई होगा, परपेंडिकुलर होती है एक्स से। लेकिन जेड, जेड ये है और ये है, जेड कभी चेंज नहीं होता। ये जेड, इसके लिए एम की वैल्यू 0, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा, ना तो माइनस पोजीशन पे जाएगा ना प्लस पोजीशन। अब इस पर आओ, पी वाई। पी वाई यहां भी हो सकता है, तो आप इसको मैथमेटिकली क्या बोलोगे? प्लस वन, 0, माइनस वन। नहीं, हमको इधर से काउंट करना, ये प्लस वन, ये 0, ये माइनस वन। मीन्स पी वाई के लिए भी एम की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस वन। ये बहुत डेंजरस स्टोरी है, इसको बड़े ध्यान से और इस पैकेज के अंदर से आप स्टडी करिए, समझ में आएगा। क्लियर? तो ये एम की वैल्यू है और पी ऑर्बिटल के शेप है। आई होप आपने नोट किए होंगे। और भी जो प्रॉब्लम्स है उसकी हम आगे स्टडी करते हैं। अभी डी ऑर्बिटल का शेप बाकी है। जब डी ऑर्बिटल के शेप की स्टडी करेंगे तो पी ऑर्बिटल सिंपल नजर आने लगेंगे, समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। अब डी ऑर्बिटल के शेप की स्टडी करें। इसके पहले हम इन तीनों ऑर्बिटल से रिलेटेड क्वांटम नंबर को कैलकुलेट करके देखें, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि हम एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर कैसे दें। देखते हैं, मैं प्रैक्टिस करवाता आपको कि इस तरह का जो क्वेश्चन है अगर एग्जाम में आता है तो आप आंसर कैसे देंगे। सुनिए, अब पर्टिकुलर ऑर्बिटल की ऑल क्वांटम नंबर को डिसाइड करने का बोलेगा। जैसे उसने लिख दिया 2px2, लिख दिया, सेकंड ऑर्बिट है, 2 मतलब ऑर्बिट का नंबर, px p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल 3 होते हैं, px py pz, तो px एक ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। ऑर्बिटल केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन रखता है, रूल है 1 ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं यहां पर इसको डिजाइन करता हूं। ऑर्बिटल तो 3 होते हैं p, लेकिन आपको तो उसने केवल px के बारे में पूछा, तो आप px इसको भी कंसीडर कर सकते हो, px इसको भी कंसीडर कर सकते हो, दोनों में से कोई हो सकता, मैं भी पॉसिबल। ये नहीं हो सकता, सेंटर वाला px नहीं होगा। एक काम करें, इसको कंसीडर कर लें और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लिख दें जो उसने लिख रखे, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। आगे बढ़े, क्लियर? अब देखो ऑल क्वांटम नंबर डिसाइड करेंगे। पहली क्वांटम नंबर क्या है? n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बताओ ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में? सेकंड में, तो n इक्वल टू 2। क्लियर? सिंपल है।
एल की वैल्यू लिखते हैं। एल इक्वल टू कौन सा ऑर्बिटल है, अरे ये पी ऑर्बिटल है तो पी के लिए एल की वैल्यू 1। अब एम की वैल्यू लाते हैं। एम पी एक्स यहां भी हो सकता है तो पी एक्स वो भी हो सकता है, और दो पोजीशन है तो एम की वैल्यू 2 होगी, प्लस माइनस 1 नॉट 0, 0 नहीं होगी। कौन सी होगी, या तो ये इस पोजीशन पे हो सकता है या इस पोजीशन पे। ये ऐसे है, इसको पलट दीजिए उधर चला जाएगा, जैसे मैंने ये समझाया था। अभी ये पी एक्स है, ये पी वाई, पी एक्स पी जेड पी वाई, ये बदल गए। अब ये यहाँ आ गया पी वाई, ये पी एक्स, तो पी एक्स पी वाई से चेंज हो सकता है। तो एम की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 1 इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। एस इक्वल टू एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, प्लस माइनस 1/2। ये चारों क्वांटम नंबर कैलकुलेट हो गए। अब मान लीजिए उसने आपसे अगला क्वेश्चन किया, 2pz2, इस ऑर्बिटल के लिए आप ऑल क्वांटम नंबर डिसाइड करिए। क्या करोगे, n की वैल्यू 2, ये n इक्वल टू 2, इसके लिए बात कर रहे हैं। p के लिए l की वैल्यू 1। अब m की वैल्यू लेते हैं। कौन सा ऑर्बिटल बोला उसने, z, और z का भी चेंज नहीं होता, उसकी m की वैल्यू आपको 0 लिखना। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो एक s इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक क्लॉकवाइज होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, नोट करिए इनको, दोनों कंसेप्ट को नोट करिए। नोट कर लिया, नेक्स्ट। अब अगर 2px के प्लेस पर 2py होगा, यही क्वांटम नंबर, कोई चेंज नहीं होगा। 2px2 और 2py2 में सेम क्वांटम नंबर होगी, z के लिए पता। चलिए नेक्स्ट। अब क्वांटम नंबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है आपको, उसको भी समझाते हैं यहीं पर और फिर आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, मैं 3 लिखूंगा, उसमें आपको पॉसिबल और नॉट पॉसिबल कौन सा आंसर है वो सेलेक्ट करना है। जैसे फर्स्ट ये क्वेश्चन है, ए ऑप्शन, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू -1/2। बी ऑप्शन, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू -1, s इक्वल टू +1/2। सी ऑप्शन, n इक्वल टू 1, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू +-1/2। फोर्थ ऑप्शन, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 4, m इक्वल टू -2, s इक्वल टू +-1/2। चारों ऑप्शन को आप अपने फेयर नोटबुक में नोट करिए, फिर मैं आंसर समझाता। 4 ऑप्शन है आपके सामने, नोट करिए। n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू -1/2। चारों क्वांटम नंबर से रिलेटेड ऑप्शन को उसने डिजाइन किया, उसमें आपको ये बताना है इसमें से कौन पॉसिबल है कौन नहीं। n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 0, m -1, s इक्वल टू +1/2।
थर्ड ऑप्शन n इक्वल टू 1 L0 M0 S प्लस माइनस 1/2। डी n इक्वल टू 3 L इक्वल टू 4 M इक्वल टू -2 S प्लस माइनस 1/2। चलिए आंसर सेलेक्ट करते हैं। पहले ये इम्पॉसिबल है, सीधा सीधा आपको नजर आता है जितनी n की वैल्यू होती है उससे L की वैल्यू 1 कम होती है, लेस देन 1। और यहाँ n की वैल्यू क्या है 3, मतलब ऑर्बिट कितने हैं 3। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने रखते हो 2, सेकंड 8, थर्ड 18। ऐसा डायग्राम बनेगा। अब डायग्राम बनेगा तो यहाँ डायग्राम बना के समझाता हूं। 1s2 ये सेकंड ऑर्बिट, 2s2 2p6, थर्ड ऑर्बिट 3s2 3p6 3d10। अब फोर्थ सेल का डायग्राम क्या होगा 4s2 4p6 4d10 4f 14। इस तरह डायग्राम होगा। तो समझिए n इक्वल टू 3 मीन्स थर्ड ऑर्बिट है, तो 2 8 18 और डायग्राम ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 ओनली। यहां तक पॉसिबिलिटी है। और उसने लिख दिया l इक्वल टू 4, तो यहां मैं वैल्यू लिखता वैल्यू ऑफ l, s फॉर 0, p फॉर 1, d फॉर 2 और f फॉर 3। ये l की वैल्यू है जो आप स्टडी कर चुके। बताओ n इक्वल टू 3 होगा तो l की वैल्यू 4 पॉसिबल है क्या? और l की वैल्यू 4 किसके लिए पॉसिबल है? अरे l की वैल्यू 4 होती कहाँ है? अभी तक हमने जो स्टडी की उसमें l की वैल्यू कितने तक है 3 तक होगी। जब आगे न्यू डिस्कवरी आएगी एलिमेंट की तो l की वैल्यू 4 हो सकती है, लेकिन उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी 5। तो यहाँ n इक्वल टू 3 है तो l की वैल्यू 4 पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये यहीं से इनकरेक्ट हो गया। आगे आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं। एक ऑप्शन सी में देखें n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट है और फर्स्ट ऑर्बिट ऐसा होता है ओनली 1s2 और s के लिए l की वैल्यू 0। यहाँ क्या लिखा l की वैल्यू 0 पॉसिबल है, m की वैल्यू 0 s के लिए पॉसिबल है और s के लिए प्लस माइनस 1/2 मीन्स s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1/2 हो सकती है। इट मीन्स ये ऑप्शन कैसा है करेक्ट है। इस पे चलिए बी ऑप्शन में n इक्वल टू 2 फर्स्ट ऑर्बिट 2 सेकंड है मीन्स 2 ऑर्बिट है, तो डिजाइन ये होगी 1s2 2s2 2p6 इतनी डिजाइन होगी। तो l की वैल्यू 0, अरे l की वैल्यू इसके लिए भी 0 इसके लिए भी 0 मीन्स पॉसिबल है, l की वैल्यू 0 पॉसिबल है। अब m की वैल्यू -1, बताओ l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है s सब सेल के लिए, तो उसमें m की वैल्यू -1 हो सकती है क्या? इम्पॉसिबल। -1 किसके लिए p सब सेल के लिए। और आपको यहाँ वो इंडिकेट क्या करता है कि ऑर्बिट तो इलेक्ट्रॉन का सेकंड है लेकिन l इक्वल टू 0 मतलब वो s सब सेल में है और s सब सेल में है इसका मतलब यहां है इस पोजीशन पर, इस पर नहीं। n इक्वल टू 2 मीन्स इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है, बट l इक्वल टू 0 मीन्स वो 2s2 में है और 2s2 में m की वैल्यू -1 पॉसिबल नहीं है, m की वैल्यू 0 होना चाहिए थी, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। इसको देखते हैं n इक्वल टू 3 थर्ड सेल, ये भी होगा ये भी होगा और ये भी होगा। n इक्वल टू 3 तो 1s2 भी होगा 2s2 भी होगा 2p6 भी होगा 3s2 भी होगा 3p6 भी होगा, मैं भी पॉसिबल 3d। इतने सारे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। अब l इक्वल टू 2 सोचो, अगर n इक्वल टू 3 है तो l इक्वल टू 2 किसके लिए होगा d के लिए, तो d है तो सही। अगर n इक्वल टू 3 होगा तो l की वैल्यू 2 पॉसिबल है क्योंकि d सब सेल के लिए है और वो करेक्ट है। m इक्वल टू 0 होगा, m इक्वल टू 0 क्योंकि d ऑर्बिटल जब आप डिजाइन करते हैं ऐसे, ये 5 ऑर्बिटल d, जब आप 5 d ऑर्बिटल को डिजाइन करते हो तो सेंटर वाले के लिए m की वैल्यू क्या लिखते हो 0 मीन्स m की वैल्यू 0
पॉसिबल है। और s इक्वल टू -1/2, उसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन वाला इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। इस तरह आपको एक क्वेश्चन आता है क्वांटम नंबर से रिलेटेड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। अभी तो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए 2 ऑप्शन इनकरेक्ट है, 2 इसमें करेक्ट है, लेकिन वहां एक ही ऑप्शन इनकरेक्ट होगा या करेक्ट होगा, वो आंसर आपको लिख नोट करिए। क्वांटम नंबर से रिलेटेड है, सबको क्लियर हुआ होगा। ना भी हो तो आप पैकेज से उसकी जो स्टडी मटेरियल है उस पैकेज में से और प्रैक्टिस करिए, आएगा। नेक्स्ट, अब हम थर्ड जो ऑर्बिटल है जिसको हम बोलते हैं डी ऑर्बिटल, अब उसके शेप की बात करते हैं। पी ऑर्बिटल कैसा था? डंबल शेप। तो डी ऑर्बिटल कैसा है? डबल डंबल शेप। और एक डंबल में कितने लोब होते थे? 2। तो डबल डंबल शेप में लोब कितने होंगे? 4। चलिए, अब बोर्ड पर उसको डिजाइन करके आपको समझाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए जेड एक्सिस सेंटर में होती है तो वो सेंटर में ही रहेगी, एक्स और वाई परपेंडिकुलर होती है। चेक करिए। अब हम डी ऑर्बिटल के शेप की स्टडी करेंगे। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी सबसेल की स्टडी नहीं कर रहे हैं, डी सबसेल तो अकेला होता है। डी सबसेल में प्रेजेंट ऑर्बिटल के शेप की स्टडी कर रहे हैं। तो डी ऑर्बिटल आप खुद जानते हो कितने हैं टोटल? 5। ये डी ऑर्बिटल, यहां पहले डिजाइन बना लें। 1 2 3 4, ये 5 डी ऑर्बिटल होते हैं। आप भी इसको डिजाइन करिए, हेडिंग लिखिए शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, और डी ऑर्बिटल्स के शेप के बाद यहां पर हम स्टडी करेंगे कि वो डबल डंबल शेप कैसे होते हैं। अब देखते हैं डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप कैसे होंगे। देखिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ये कौन सी एक्सिस? एक्स और वाई, और बीच में कौन सी एक्सिस होगी? जेड एक्सिस। लेकिन जब एटम स्फेरिकल इन शेप होता है, राउंड में होता है, तो उसकी 3D ज्योमेट्री होती है, और बोर्ड पे हम क्या बनाते हैं? 2D। तो यह ज्योमेट्री में थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि डायग्राम कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये राउंड में होता है डायग्राम। अब देखिए, ये कौन सी एक्सिस? एक्स, ये वाई। पहला डी ऑर्बिटल डिजाइन करेंगे। डी ऑर्बिटल का शेप कैसा है? डबल डंबल शेप। 4 लोब होंगे। जैसे एक्स और वाई, ये 2 एक्सिस है, इनके बीच में मींस एट 45 एंगल, कितने एंगल से है ये? इधर ये देखिए, ये लोब है एक, और ये कौन से एक्सिस के बीच में है? एक्स और वाई एक्सिस के सेंटर में है एक 45 एंगल। क्लियर? ये सेकंड लोब। अब डी ऑर्बिटल तो डबल डंबल से फिर 4 लोब होंगे, तो इधर भी तो एक्स वाई एक्सिस है। ये कौन सा ऑर्बिटल है? इसका नाम क्या रखें? तो नाम रखने का तरीका है, कौन सी एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है? एक्स वाई। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? डी एक्स वाई। अब नोडल प्लेन कितने होंगे? हमने आपको फार्मूला बताया, नंबर ऑफ नोडल प्लेन इक्वल टू वैल्यू ऑफ एल। डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, तो इसके नोडल प्लेन 2। क्लियर? अब नोडल प्लेन कहां ढूंढे? एक इधर, ये वाला। यहां तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 है, बट
ये इतने पोर्शन में, इसके रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 है ना, और इधर इस ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। बस ये इसके नोडल प्लेन बन जाएंगे, उनका नाम आप रख सकते हो एक्स जेड वाई जेड, ये दो इसके नोडल प्लेन बन गए। चलिए इसी तरह सबके नोडल प्लेन बनेंगे। बट आपसे डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नोडल प्लेन के नंबर क्या है, तो एल की वैल्यू लिख दीजिए, लेकिन जेड ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन, डी जेड ऑर्बिटल के लिए नोडल प्लेन 0 होता है। क्यों? कि वो जेड एक्सिस पे होता है और आसपास उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है। चलिए, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है? DXY। नाम क्यों रखा DXY? क्योंकि XY और एक्सिस के 45 के एंगल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है। जिन एक्सिस के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर होगी वो ऑर्बिटल का नाम बन जाएगा DXY। दूसरा, अब यहां अजब गजब कंसेप्ट है। अब यहां पर कौन सी एक्सिस? जेड, और ये कौन सी एक्सिस? एक्स। तो जेड इधर भी होगी, ये तो एक्स इधर भी होगी, ये वाई तो ये ऐसे होगी। ठीक है, अब हम एक ऐसा ऑर्बिटल डिजाइन करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक्स और जेड एक्सिस के बीच में हो। डायग्राम बनाना थोड़ा सा टिपिकल मुश्किल है, लेकिन कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये इसके 40, आप बुक के अंदर क्या कर रखा, जेड एक्सिस को यहां ले लिया और इसके बीच में बना दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल पोजीशन जेड और एक्स एक्सिस के बीच में ले रहे हैं। ये ऐसे, एक इधर होगा कहीं और एक इधर होगा। तो ये कौन सी एक्सिस के बीच में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है? एक्स और जेड एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है, इसलिए इसका नाम क्या रखेंगे? डी एक्स जेड। इसके नोडल प्लेन कितने होंगे? इसके नोडल प्लेन भी 2। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नंबर का आएगा। ये तीसरे नंबर का वो ऑर्बिटल है जो हमेशा ही सेंटर में रहेगा, उसकी लोकेशन कभी भी चेंज नहीं होगी। और ये ऑर्बिटल कौन सा होगा? ये जेड एक्सिस। ठीक है, चलिए अब इधर भी जेड एक्सिस होगी। हम तीसरे नंबर का ऑर्बिटल डिजाइन करते हैं। ये हो गया, और 2 लोब इसके क्या है? डिसअपियर हो गए, स्पेस ऑक्यूपाइड नहीं है, स्पेस खत्म हो चुका है, या बहुत सारे ऑर्बिटल है सराउंडिंग स्पेस में। तो ये जो डी जेड एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है, तो बताओ इसका नाम क्या रखें? डी जेड स्क्वायर। डी ऑर्बिटल है, लेकिन दोनों ही साइड जेड एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है, इसलिए जेड का स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। बट इसमें ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें 4 लोब नहीं है, इसमें केवल 2 ही लोब है, इसलिए इसका नोडल प्लेन 0 होगा। इसका कोई नोडल प्लेन नहीं होगा, क्योंकि इसके सराउंडिंग स्पेस में ये बहुत सारे ऑर्बिटल, 2 तो इधर बैठे, अब 2 उधर बनेंगे, और ये सेंटर में, इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। इसलिए इस ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू भी ऑलवेज 0 होगी। m इक्वल टू 0, ये है। इसका नाम क्या रखना पड़ता है मजबूरी में? ये ऑर्बिटल 0 है, डी जेड स्क्वायर ही ऑर्बिटल की m की वैल्यू 0 होगी, ये कभी चेंज नहीं होगी। ये एक्सचेंज होते रहे। अभी 2 उधर आएंगे, अगला चलते हैं। 5 डी ऑर्बिटल है अगला, और ये लास्ट। चलिए, अब पहले हमने एक्स और जेड ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शो किया था, तो नाम रखा था डी एक्स जेड। अब देखो, ये जेड एक्सिस है, तो वाई और जेड के बीच में भी तो एक ऑर्बिटल होगा, वो वहां बनाते हैं। ये जेड एक्सिस और ये वाई, ये इधर भी होगी। अब इसके बीच में जो ऑर्बिटल होगा ऐसे, ये इधर भी होगा और इधर भी होगा, 4 लोब होंगे उसमें भी। तो इसका नाम क्या रखें बताओ? इसका नाम रखेंगे डी वाई जेड, और इसके भी नोडल प्लेन कितने होंगे? 2। जिनके 2 नोडल प्लेन है उनको मैं लिखते चल रहा है। इसका नोडल प्लेन 0 है, पूछो कोई नोडल प्लेन नहीं होगा।
इसका नाम डी वाई जेड क्यों रखा? क्योंकि डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वाई और जेड एक्सिस के सेंटर में, लास्ट डी ऑर्बिटल। ये कौन सी एक्सिस थी? एक्स। और ये कौन सी एक्सिस है? वाई। इस पर भी एक ऑर्बिटल होगा। कैसे होगा? इधर एक्स तो इधर भी एक्स, इधर वाई तो इधर भी वाई एक्सिस पे होगा, इसलिए इसका नाम बनेगा डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। इसमें भी 4 लोग हैं। ये 5 डी ऑर्बिटल हमने बोर्ड पर डायग्राम बना के समझे हैं। आपके स्टडी पैकेज में भी ये डायग्राम है, उनकी स्टडी आप अलग से बैठ करके करिए। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं यहाँ पर कि पहला डी ऑर्बिटल कौन सा है? डी एक्स वाई। दूसरा कौन सा है? डी एक्स जेड। तीसरा डी जेड स्क्वायर। चौथे नंबर का डी वाई जेड। और 5वें नंबर का डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये 5 डी ऑर्बिटल इसमें डायग्राम बना के आपको समझाएं। अब सुनिए, नोडल प्लेन, इसके लिए नोडल प्लेन 2 होंगे, इसके भी नोडल प्लेन 2, इसका नोडल प्लेन 0, कोई नोडल प्लेन नहीं होगा। इसके नोडल प्लेन 2 और इसके भी नोडल प्लेन कितने होंगे? 2। ये तो नोडल प्लेन की बात हुई। अब m की वैल्यू लिखते हैं। कहाँ लिखे m की वैल्यू? यहाँ पर देखिए, m की वैल्यू को लिखते समय पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको समझा देता। ये 5 डी ऑर्बिटल है, समझ में आया? ये 5 डी ऑर्बिटल्स है, ऐसा इमेजिन करिए। ये पहला डी, ये दूसरा, ये थर्ड जिसको हम डी जेड स्क्वायर बोलते हैं, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। इसका नाम क्या रखा आपने? डी एक्स वाई। और इसका नाम क्या रखा? डी एक्स जेड। इसका नाम डी जेड स्क्वायर, ये डी वाई जेड, और ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर? अब m की वैल्यू समझिए। इसको -2, ये -1, ये 0, ये +1, ये +2। अब बोलिए क्या हुआ? ये और ये दोनों रिप्लेस होकर के इनकी पोजीशन पर आ गए। ये गया क्या कहीं? सेंटर वाला जो डी जेड स्क्वायर है उसकी लोकेशन पोजीशन चेंज नहीं होती, ये केवल एक दूसरे को एक्सचेंज कौन करते हैं? ये दो इन दोनों को एक्सचेंज करते हैं, ये दोनों इन दोनों को एक्सचेंज करते हैं। सेंटर ऑर्बिटल कभी भी कहीं एक्सचेंज नहीं करेगा। ये डी जेड स्क्वायर ये वापस आ गया, ये एक्स वाई अपनी जगह आ गए, ये दोनों फिर से अपनी जगह आ गए। इसको रोटेट करते रहिए और ऑर्बिटल वही रोटेट होते रहते हैं। तो यहां पर अब m की वैल्यू लिखेंगे। इसको अगर -2 कंसीडर करोगे तो ये क्या होगा? -1, ये 0, ये +1 और ये +2 हो गया। लेकिन इसको पूरे को उठा के आपने एक्सचेंज कर दिया। वो -2 को कहां ले आए? +2 की पोजीशन पर। -1 को किसने रिप्लेस कर दिया? +1 ने। लेकिन 0 को 0। तो इसकी 2 वैल्यू होगी, -+2। अगर आपको वो पर्टिकुलर नेम से m वैल्यू को डिसाइड करने को बोले कि 3dxy के लिए m की वैल्यू बताओ, तो आपको क्या लिखना पड़ेगी? +r-2। दोनों वैल्यू हो सकती है उसकी। इसकी +-1 और इसकी 0, ये चेंज नहीं होगी। इसके लिए +-1 और इसके लिए +-2। तो ऑर्बिटल आपस में जब एक्सचेंज करेंगे तो m की वैल्यू चेंज होती रहेगी, लेकिन इस ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं। ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, इनके नाम लिखिए, इनके नोडल प्लेन लिखिए और इनमें डायग्राम बना करके मैं स्टेटमेंट आपको बोलता हूं, उनको नोट करिए। पहले 5 के डायग्राम बनाइए। 5 के डायग्राम बनाने के बाद नोडल प्लेन के नंबर लिखिए। नोडल प्लेन इक्वल टू वैल्यू ऑफ एल।
लेकिन यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा इसका नोडल प्लेन 0 होता है। एल इक्वल टू 2 मतलब नोडल प्लेन इसके 2 होंगे, इसके भी 2 होंगे, उसके भी 2 होंगे, उसके भी 2 होंगे, इसका 0 नोडल प्लेन होगा। m की वैल्यू ±2 ±1 ऑलरेडी 0 फिक्स नो चेंज, +-1 +-2 क्लियर। अब इनके बारे में और क्या पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो समझिए। ऐसे डी ऑर्बिटल का नाम बताइए जो केवल 2 लोब रखता है, 4 लोब नहीं। तो आपका आंसर होगा dz² है 2 lobes ओनली, 2 lobes डिसअपियर, 2 लोब इसके गायब। बाकी चारों ऑर्बिटल डी 4 लोब रखते हैं। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, इन पांचों डी ऑर्बिटल में कौन से ऐसे ऑर्बिटल है जो एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर रखते हैं? तो आपको आंसर मिलेंगे 2। एक dz², इसमें भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक्सिस पर हायर है, और dx² y² में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर हायर है। तो इनमें 2 आंसर मिल सकते हैं। अगला नेक्स्ट, कौन से ऐसे ऑर्बिटल है जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 45 के एंगल पर प्रेजेंट है एक्सिस के थ्रू? तो फिर आंसर होंगे 3, 1 2 3। इन तीनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के 45 के एंगल पर से है। इतने सारे क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जा सकते हैं, आप इसको नोट करिए, पैकेज में लिखा हुआ है, वहां से भी स्टडी करिए। इसके बाद हम आगे स्टडी करते हैं। आई होप कि आपने इसको नोट किया होगा, सारी बातें आपने लिखी होगी। आगे बढ़ते हैं। ये डी ऑर्बिटल के शेप है, और एफ ऑर्बिटल के जो शेप है वो डिफ्यूज्ड डंबल शेप है। कैसे हैं? डिफ्यूज्ड, मिक्सअप, डबल डंबल शेप है, इसलिए उनके डायग्राम किसी स्पेशल बुक में ही आपको मिल पाएंगे। और वहां हर साइंटिस्ट ये बोलता है कि इनके जो डिफ्यूज्ड डंबल शेप है, और मैं बोलूंगा कि वो कंफ्यूज्ड डबल डंबल शेप, उनमें आप उनके डायग्राम को बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और वो आते भी नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। शेप ऑफ ऑर्बिटल में केवल 3 ऑर्बिटल के शेप आपको ध्यान होना चाहिए। पहला एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल इन शेप। दूसरा पी ऑर्बिटल डंबल शेप, और डी ऑर्बिटल डबल डंबल शेप, एक को छोड़ करके, एक्सेप्शनल केस है उसमें। अब देखिए पर्टिकुलर में आपको इन सभी ऑर्बिटल के अलग अलग क्वांटम नंबर डिसाइड करके समझाता है। जैसे उसने एग्जाम में दिया 3d_z² ऑर्बिटल है, इसके लिए ऑल क्वांटम नंबर डिसाइड करिए। सिंपल सा आंसर है, ये लिखा n इक्वल टू 3, l इक्वल टू, ये लिखा यहाँ d के लिए l की वैल्यू 2 फिक्स है। अब यहाँ dz² लिखा है, तो z तो बीच में होता है, सेंटर में होता है, तो आपको m की वैल्यू क्या लिखना है आंख बंद करके? dz² के लिए m की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ये सेंटर में था, मैंने अभी डायग्राम बना के समझाया। तो इसकी m की वैल्यू प्लस माइनस चेंज नहीं होगी। s इक्वल टू y ±1/2। dz² में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और dz² होता कहाँ है वो भी समझ लीजिए। ये है dz² सेंटर, इनकी लोकेशन चेंज होती है। अब मान लीजिए आपसे dz² के बारे में ना पूछा, इन चारों में से किसी के बारे में पूछा, तो अब m की वैल्यू क्या करोगे? जैसे उसने बोला 3dx² y², 3dxy, 3xz और 3xy। नहीं, ये डबल हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा
वाई जेड, ये रिमेनिंग 4 ऑर्बिटल, इसके बारे में m की वैल्यू 0 होगी। अब इनमें से किसी की वैल्यू पूछी, इसके बारे में पूछा, तो ये लास्ट टर्मिनल पर है, तो n इक्वल टू 3, l इक्वल टू, इसके लिए l की वैल्यू क्या होगी 2, m की वैल्यू ये लास्ट टर्मिनल पे प्लस माइनस 2 और s इक्वल टू प्लस माइनस 2, इसमें से z के आसपास होंगे, तो इनमें 2 की वैल्यू क्या होगी +1 -1 m की, इसकी भी होगी, बुक में चार्ट बना हुआ है, और एक ये, इसमें m की वैल्यू +-2 हो सकती है, क्योंकि ये जब एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं तो जो फर्स्ट वाला होता है वो ऑर्बिटल, फर्स्ट वाला कौन सा था एक्स वाई, सबसे पहले हमने एक्स वाई को बनाया था, इसकी वैल्यू m की वैल्यू क्या हो सकती है +-2, और ये दोनों फिर क्या रखेंगे +1 -1, और ये भी +-1, ये क्या रखेगा +2 इस तरह m की वैल्यू में जो आपको कंफ्यूजन होना था वो मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। अब आता है शेप ऑफ ऑर्बिटल के बाद, जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है तो उसमें अलग अलग टाइप की फिनोमिना होती है। पहले उन फिनोमिना को समझें, और फिनोमिना को समझने के बाद फिर उसकी कैलकुलेशन करें। चलिए अब क्या समझे, अब इसमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, अरे एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉन 2 प्लेस पर है, एक ऑर्बिट, जैसे ये न्यूक्लियस, तो ये ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है, नए इलेक्ट्रॉन सब सेल में है, नए इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है, कोई बोलता ऑर्बिट में, कोई बोलता सब सेल में, तो कोई बोलता ऑर्बिटल में। तो हमें पहले यह समझेंगे एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में रोटेट मींस रिवॉल्व हो, इस तरह ये इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व, तो इसमें मास, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे लीनियर मोशन में है, यहां से यहां चलता है, यहां आ गया, तो ये इसका लीनियर मोशन है, और लीनियर मोशन में मोमेंटम होगा जिसको हम बोलते हैं p, और p की वैल्यू क्या होती है मास इनटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम, बट लीनियर मोमेंटम। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसा है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा एंगुलर मोमेंटम। अब इसमें भी इलेक्ट्रॉन में भी 2 टाइप के मोमेंटम होंगे, लीनियर भी होता है, एंगुलर भी होता है, लेकिन हम अभी यहाँ स्टडी करेंगे ओनली एंगुलर मोमेंटम की, कि जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होता है तो यही मोमेंटम mv जो लीनियर मोमेंटम है ये एंगुलर मोमेंटम में चेंज हो जाता है, और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या हो जाएगा mvr, मीन्स हमने मोमेंटम में किसका मल्टीप्लाई कर दिया रेडियस का, r का, तो यही एंगुलर मोमेंटम चेंज हो गया इलेक्ट्रॉन का। तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या है NH/2π, क्या फार्मूला एंगुलर मोमेंटम का NH/2π, h प्लैंक कांस्टेंट है,
या लिख लेते हैं हम h प्लैंक्स कांस्टेंट, ये बाद में काम आएगा, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10 पावर -34 जूल पर एटम। अर्ग में -27 हो जाएगी। अभी उसकी वैल्यू से कोई लेना देना नहीं, आपको केवल H का मीनिंग समझिए। H प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 पाई आप पहचानते हो। n की वैल्यू यहाँ वेरिएबल है और n का मीनिंग क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। अगर आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं n = 1 मींस फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो आंसर क्या आएगा? n की वैल्यू 1 पुट अप करो, h/2 पाई। आगे आंसर सिंपल सी बात है, n = 2। अगर आप सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो n की वैल्यू 2 पुट अप करो, 2 से 2 कैंसल, h/पाई। n = 3, यहाँ 3 पुट अप करो, 3h/2 पाई, और इसको कैंसिल करके भी आप कुछ अलग तरीके से लिख सकते हो। n = 4, फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, n की वैल्यू 4, 4h/2 पाई, 2 से कैंसल, क्या बचा? 2h/पाई। फिफ्थ सेल के लिए आप खुद कैलकुलेट करना, ये एंगुलर मोमेंटम है ऑर्बिट का। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में, तो फिर आपको ऑर्बिटल के लिए भी एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना पड़ेगा और यहां से n की वैल्यू को रिप्लेस करना पड़ेगा, कोई नया फार्मूला लाना पड़ेगा। अब बताओ n का रिलेशन किससे था? एंगुलर मोमेंटम की बात करोगे तो एजीमुथल क्वांटम नंबर आएगी, जिसका दूसरा नाम था एंगुलर क्वांटम नंबर, उसका यहाँ रिलेशन आएगा, क्योंकि l की वैल्यू n पर डिपेंड थी। तो कैसे फार्मूला आएगा? n की वैल्यू बदलेंगे, n √l, l + 1, ये n की वैल्यू आ गई। मतलब n से रिलेटेड एजीमुथल क्वांटम नंबर का फार्मूला है। इसके प्लेस पे रख दें तो क्या पता चल जाएगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। तो फार्मूला क्या बना? mvr = √l, l + 1, h/2 पाई। ये तो फार्मूला बदल गया। अब इसमें एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो आपको एल की वैल्यू पुट अप करना और एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। जैसे यहां लिखता मैं वैल्यू ऑफ एल, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। ये फिक्स वैल्यू आप जो स्टडी कर चुके हैं। क्या करें? अब हम एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल में कैलकुलेट करेंगे इस फार्मूले से। ये फार्मूला किसके लिए? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, इन सेल। ऑर्बिटल में कैसे पता करें? मान लीजिए आपको किस ऑर्बिटल के लिए पता करना है? एस ऑर्बिटल के लिए। तो एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होगी? 0। यहां रखो, ये 0, ये 0, ये 0, सब 0। तो एंगुलर मोमेंटम एस सब सेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो 0 होगा। पी ऑर्बिटल के लिए अगर इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? एल की वैल्यू देखो 1, यहां 1 पुट अप करो, 1, 1 + 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 √2 h/2 पाई। इसको बदल के भी लिख सकते हैं मैथमेटिक्स की टर्म में, वो भी इसका एक आंसर हो सकता है। इन केस ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 2 है, यहां रखो 2, ये 2 + 1, 3 × 2 √6 h/2 पाई। ये है डी ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम। और एफ के लिए आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो, √12 h/2 पाई। इस तरह ये ऑर्बिटल के एंगुलर मोमेंटम है, इसको नोट करिए। और आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं।
इस लेक्चर का वीडियो आपको शाम को मैडम लिंक सेंड करेगी, उस पर मिल जाएगा। कल हम इलेक्ट्रॉन के एनर्जी, रेडियस और उसकी वेलोसिटी से रिलेटेड बोहर मॉडल की स्टडी करेंगे। ओके, बाय, सी यू। इसको नोट करिए, उसके बाद क्लास ऑफ होगी।